myself Sachin Kumar Mandilwar, Assistant Professor, PG Department of History, मगध यूनिवर्सिटी, बोधगया, बिहार। आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं, उसका शीर्षक है हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी, इट्स प्रॉब्लम्स। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा और उसकी समस्याएं। प्रोफेसर जेबी ब्यूरी का कथन है, इतिहास विज्ञान है, न कम और न अधिक। हम विज्ञान उसको कहते हैं जो सुव्यवस्थित हो, क्रमबद्ध हो और प्रयोगात्मक परीक्षणों द्वारा प्राप्त खोजों पर आधारित हो, उसे हम विज्ञान कहते हैं। इतिहासकारों की दो श्रेणी है। एक श्रेणी उन इतिहासकारों की है जो यह मानते हैं कि इतिहास विज्ञान है, और दूसरा वर्ग इतिहासकारों का है जो यह मानते हैं कि इतिहास विज्ञान नहीं है। अगर हम इतिहास को विज्ञान मानते तो हमें देखते हैं कि एक इतिहासकार तथ्यों का परीक्षण अपने मस्तिष्क की प्रयोगशाला में करता है और उसके बाद वह एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। जबकि विज्ञान में हम देखते हैं कि जो निष्कर्ष होते हैं, जो कंक्लूजन होते हैं, वो सार्वभौमिक भी होते हैं और सर्वकालीन भी होते हैं। आज के समय में जो वैज्ञानिक इतिहास लेखन किया जा रहा है, उसमें इतिहास को वस्तुनिष्ठ बनाने के निमित्त उसमें तरह तरह के वैज्ञानिक टूल्स का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद इतिहास को वस्तुनिष्ठ बनाना एक बेहद जटिल कार्य है, बेहद कठिन कार्य है, क्योंकि इतिहास मानवीय उपलब्धियों का विवरण है। अतीत में मानव समाज ने जो उपलब्धियां अर्जित की, उसका अध्ययन, उसकी जानकारी हमें इतिहास के माध्यम से प्राप्त होती है। और जब भी हम अतीत के अचीवमेंट्स की बात करते हैं, उपलब्धियों की बात करते हैं, तो इसमें सभी को एक साथ लेकर चलना, यानी सभी एक मत हों, ऐसा करना बेहद कठिन हो जाता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा की बहुत सारी समस्याएं हैं और ये सभी समस्याएं बेहद गंभीर हैं, बेहद जटिल हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा की समस्याएं क्या क्या है। जब भी एक इतिहासकार अतीत का चित्रण करता है, अतीत का रेखांकन करता है, अतीत के बारे में विवरण प्रदान करता है, तो उसमें उसका दृष्टिकोण पार्टिकुलर एक बिंदु पर केंद्रित होता है। और अगर हम इसको यथार्थ मान लें, इतिहासकार के दृष्टिकोण को, उसके विजन को, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इतिहासकार का निष्कर्ष निष्पक्ष होगा। इसलिए वस्तुनिष्ठा की परिकल्पना करना कठिन होगा। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक इतिहासकार भी समाज में रहता है, उसका पालन पोषण, उसके संस्कार, उसके धार्मिक परिवेश, ये सभी समाज से उसे मिलते हैं। और एक इतिहासकार जब इतिहास का लेखन करता है तो वह इन प्रभावों से मुक्त नहीं हो पाता, या उसे इन प्रभावों से मुक्त होना बेहद कठिन हो जाता है। अतीत का विवरण प्रत्येक युग का इतिहासकार समान रूप से नहीं करता। आज से 2 शताब्दी पहले के इतिहासकार का वर्णन, आज के इतिहासकार का जो वर्णन है, वह थोड़े बहुत अंतरों से अवश्य प्रभावित होता है। इसीलिए इतिहास दर्शन में यह कहा गया है कि जिस प्रकार प्रत्येक कवि अपने युग का कवि होता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक इतिहासकार अपने युग का इतिहासकार होता है। हम देखते हैं कि एंशिएंट इंडिया के समाज में दास प्रथा एक आवश्यकता थी, लेकिन आज दास प्रथा को एक अभिशाप के रूप में देखा जाता है। भारतीय समाज में
ब्रिटिश शासनकाल के पहले सती प्रथा का चलन था, लेकिन आज सती प्रथा 1829 के बाद जब विलियम बेटिक ने कानून बना दिया, उसके बाद उसे एक अभिशाप के रूप में देखा जाने लगा। यानी इतिहास का स्वरूप समय के अनुसार सदैव परिवर्तनशील रहा है। इसके अलावा इतिहास में कई स्थानों पर जहां पर स्रोतों का अभाव है, वहां पर हम किंवदंतियों का चलन भी देखते हैं। दंत कथा, जनश्रुति जिसे हम कहते हैं, विशेषकर जब इतिहास में रामायण युग की चर्चा होती है। उदाहरण के तौर पे आप राम वन गमन को ले लीजिए, तो उसके बारे में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं। दूसरी ओर जब हम दक्षिण भारत के कुछ राजवंशों की बात करते हैं, चालुक्यों की बात करते हैं, तो चालुक्यों की ओरिजिन कहां से हुई, इसके बारे में एक किंवदंती है कि ब्रह्मा के चुलुक यानी अंजुली से उनकी ओरिजिन हुई, इसलिए इस वंश का नाम चालुक्य पड़ गया। इसी प्रकार जब हम पल्लव वंश के इतिहास में दंत कथा को, जनश्रुति को देखने का प्रयास करते हैं, तो हम पाते हैं कि एक राजकुमार का एक राजकुमारी से प्रेम हो गया और राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि जब तुम्हारा या हमारा संतान हो तो उसके सिर पर एक पत्ता बांध के तुम राजमहल में भेज देना, तो मैं जान जाऊंगा कि ये मेरा पुत्र है। और इस प्रकार उस वंश का नाम पल्लव वंश हो गया। तो जब इतिहास में इस प्रकार की किंवदंतियां हैं, इस प्रकार की दंत कथाएं हैं, इस प्रकार की जनश्रुतियां हैं, तब हम उसे कैसे वस्तुनिष्ठ मान सकते हैं? विज्ञान में 2 और 2 4 होते हैं, जो कि सार्वभौमिक भी हैं, सर्वकालीन भी हैं। चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं, सूर्य ग्रहण क्यों होते हैं, इसके बारे में वैज्ञानिक रूप से बताया गया है, जो आज सभी को सर्वमान्य है। लेकिन इतिहास में ऐसे सार्वभौमिक और सर्वकालीन तथ्य हमें दिखलाई नहीं पड़ते। इतिहास में वस्तुनिष्ठा असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है, क्योंकि कई स्थानों पर हम देखते हैं कि इतिहासकार बहुत सारे तथ्यों में से कुछ तथ्यों का चयन करते हैं। जैसे जब हम मुगल काल में औरंगजेब के शासनकाल की बात करते हैं, औरंगजेब ने 1658 to 1707 तक शासन किया। उसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, एक बार 1658 में और दूसरी बार 1659 में। अब जब औरंगजेब की धार्मिक नीति की हम लोग बात करते हैं, सर्जेन सरकार, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जैसे इतिहासकारों का यह मानना है कि उसने गैर मुसलमानों को नियंत्रित कर शुद्ध इस्लामी राज्य बनाने के निमित्त प्रयास किए थे। जबकि फारूकी, हुसैन कुरैशी जैसे इतिहासकारों की मान्यताओं को अगर हम माने, तो हम देखते हैं कि उसकी धार्मिक नीति राजनीति से प्रभावित थी और उसने प्राकृतिक न्याय के साधन के अनुरूप शासन करने का प्रयास किया था। जबकि हम इतिहासकार सतीश चंद्र और अतहर अली की मान्यताओं को देखते हैं, तो वे सिर्फ औरंगजेब के शासनकाल का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। तो जब व्यक्तिगत भावनाओं से प्रभावित होकर इतिहास का लेखन किया जाएगा और इसमें भावनाओं को प्रधानता दिया जाएगा, ऐतिहासिक तथ्यों की उपेक्षा की जाएगी, तो तब हम इसमें वस्तुनिष्ठा कैसे मान सकते हैं? इतिहास की पुनर्रचना की भी बात समय समय पर होती है और हम ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक युग में इसकी आवश्यकता होती है। क्रोचे नाम के दार्शनिक ने तो यहां तक कहा है कि इतिहास समसामयिक होता है। उदाहरण के तौर पे जब हम यूरोप के इतिहास में नेपोलियन की बात करते हैं, नेपोलियन की नीति साम्राज्यवादी थी और उसके साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, नेशनलिज्म, जिसकी परिणति जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, इटली का यूनिफिकेशन हुआ। लेकिन
20वीं शताब्दी में हमें देखते हैं कि उग्र राष्ट्रवाद की भावना के परिणाम स्वरूप दुनिया को 2 विश्व युद्ध झेलने पड़े। प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945। इतिहासकार की रचना वास्तव में भाव प्रधान होती है, तर्क प्रधान नहीं होती। इतिहासकार राके ने इतिहास लेखन में अंतश्चेतना का विषय माना है, जो कि स्वाभाविक भी है और भाव प्रधान भी है। इतिहासकार जीपी गुज्जे कहते हैं कि हाड़ मांस के बने लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति मुद्रित पृष्ठों में होती है, इसलिए व्यक्तिगत भावना को अलग कर इतिहास को वस्तुनिष्ठ बनाना बेहद कठिन होता है। एक इतिहासकार एक परिस्थिति की उपज होता है और समय लेखक को, इतिहासकार को प्रभावित करता है, इसलिए वह समसामयिक रूप से इतिहास का लेखन करता है और उसका लेखन समाज को प्रभावित करने का भी प्रयास करता है। इतिहास में द्वेष तथा सहानुभूति का भी होना स्वाभाविक है। हम सब भारतवासी हैं, तो हमें हमारी मातृभूमि के प्रति प्रेम और निष्ठा का होना स्वाभाविक है। हम उसका परित्याग नहीं कर सकते। इतिहास लेखन में हमने देखा, जब हमने आर्यों की बात की तो साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने कहा आर्य यूरोप से आए थे, लेकिन राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने कहा आर्य बाहर से नहीं आए थे बल्कि इसी देश के थे। जब हम सन 1857 की घटना की बात करते हैं तो साम्राज्यवादी इतिहासकार उसे सैनिक विद्रोह निरूपित करने का प्रयास करते हैं, जबकि राष्ट्रवादी इतिहासकार 1857 को प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में प्रोजेक्ट करने का प्रयास करते हैं। इतिहास में चयनात्मक स्वरूप भी हम कई स्थानों पर देखते हैं, जैसे गियासुद्दीन तुगलक, जो कि दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का संस्थापक था, उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई? सन 1325 में जब वह बंगाल विजय करके लौट रहा था, तो दिल्ली के बॉर्डर पर जहां अफगानपुर है, वहां पर उसके स्वागत के लिए तैयारी की गई, स्वागत द्वार बनाया गया और जो घटना उस समय घटित हुई थी उसके बारे में इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का कहना है कि बिजली गिरने से उसका देहांत हुआ। याहिया बिन अहमद सरहिंदी का कहना है कि दैवीय प्रकोप से सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक का निधन हुआ। इब्ने बतूता, इसामी, निजामुद्दीन, अबुल फजल, बदायूनी जैसे इतिहासकारों का मानना है कि गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जूना खान का षड्यंत्र था, जबकि मलफूजात यानी सूफी लिटरेचर में यह कहा गया है कि बंगाल से गियासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन को धमकी दी थी और इसके प्रत्युत्तर में निजामुद्दीन ने कहा था दिल्ली हमी दुरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है, तुम आओ तो सही। और इस प्रकार गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया, दिल्ली की सीमा पर ही उसे मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। तो यहाँ पर एक इतिहासकार को बहुत जटिल समस्या उसके सामने आती है और उसे चयन करना पड़ता है कि वास्तव में सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किस प्रकार हुई थी। इसके अलावा जब हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं तो इसमें धर्म और जाति भी बाधक बनता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में अभी हम लोग औरंगजेब की बात कर रहे थे। औरंगजेब की धार्मिक नीति की कुछ इतिहासकारों ने आलोचना की है, कुछ इतिहासकारों ने उसका समर्थन किया है। यूरोपियन हिस्ट्री में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लोगों के बीच का जो विवाद है, और इसके अलावा सेंट्रल एशिया में
जो अरब और यहूदी लोगों के बीच का डिस्प्यूट है। इससे भी इतिहास लेखन प्रभावित होता है, ऑब्जेक्टिविटी प्रभावित होती है। इसीलिए यह कहा जाता है कि एक इतिहासकार को और एक पत्रकार को वस्तुनिष्ठ होना बेहद कठिन है। कुछ अंश में हम इकोनॉमिक हिस्ट्री में और कुछ अंश में आर्कियोलॉजी में यह देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ हुआ जा सकता है, लेकिन सामान्य इतिहास में वस्तुनिष्ठ होना बेहद कठिन है। मेंडलबाम ने कहा है कि ऐतिहासिक न्याय मूल्यपरक होता है, अतः इसे वस्तुनिष्ठ स्वीकार करना कठिन होगा। मनुष्यों का रिलेशन, यानी इतिहासकार भी एक मनुष्य है और उसका रिलेशन कुछ राजनीतिक दलों से भी होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं हैं, मार्क्सवादी, लिबरल्स, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, पूंजीवादी, प्रजातंत्रवादी, राजतंत्रवादी, साम्यवादी इत्यादि विचारधारा से भी वह प्रभावित हो सकता है। इसलिए हम इतिहास में जब वस्तुनिष्ठा की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि वस्तुनिष्ठा इतिहास में होना चाहिए, लेकिन इतिहास में वस्तुनिष्ठा को प्रतिस्थापित करना बेहद कठिन काम होता है। इसके दूसरे खंड में हम लोग बात करेंगे कि इतिहास में वस्तुनिष्ठा की आवश्यकता क्यों पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।